लगता है कि शेख हसीना अभी बांग्लादेश में वापस आ नहीं सकेगी। उनको वापस आने की कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है क्योंकि अभी तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, ऐसा नहीं पूरी जगह पे यहाँ कोई पुलिस नहीं है, सड़कों में ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, मदरसा की जो छात्रों और टीचर्स। इस हालत में हमारे को लगता है ना शेख अभी वापस आएंगे या कुछ कर सकेंगे। मगर आपने जो कहा, हाँ, अमेरिका को एक हामिद करजाई की जरूरत थी बांग्लादेश में। वो शायद शेख हसीना होने में यकीन इनकार कर रिजेक्ट कर दी। इसके लिए उन्होंने अभी एक हामिद करजाई ढूंढ ली और वो हामिद करजाई आ गए हैं। और आप जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक्सेप्ट अवामी लीग, जो पीएनपी, जमात इस्लामी, ये लोग सोच रहे हैं कि 3 महीने में ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये चुनाव दे के चले जाएगा। मगर ये कह रहे हैं कि भाई हमारे अभी बहुत वक्त लगेगा, ये पूरा मुल्क को, देश को, संविधान को, सब चीज को रिफॉर्म करना है या वक्त लगेगा 3 से 6 साल कोई कह रहा है। हमें लगता है कि अभी बांग्लादेश की सीने पे एक अमेरिकन CIA, पाकिस्तानी ISI का जॉइंट वेंचर एक हामिद करजाई बैठा है और उसको हटाने में बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, वापस आऊंगी सलाउद्दीन जी, और भी बहुत सारी चीजें आपसे जाननी है मुझे, क्योंकि बांग्लादेश के हालात आपसे बेहतर अभी और कोई बता नहीं सकता है। आप वहां देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगी। शेख हसीना तख्ता पलट के बाद, देश छोड़ने के बाद अब पहली बार सामने आकर कह रही हैं कि अमेरिका की वजह से उनको देश छोड़ना पड़ा है और उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के विकास के लिए वो नहीं किया जो अमेरिका चाहता था। उन्हें PM पद गंवाना पड़ा इसलिए। देखिए, कभी भी कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज ऑलवेज अ ग्रे, थोड़ा सा सच और थोड़ा सा जो सच नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं, उन्होंने पहले भी ये कहा था कि देयर वाज अ व्हाइट मैन हु केम एंड मेट हर, जिसने कहा कि साहब बर्मा के ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा और बांग्लादेश के नीचे का थोड़ा सा हिस्सा मिलाकर के एक क्रिश्चियन कंट्री बनाइए। वो चाहते थे बांग्लादेश को एक अमेरिकन बेस बनाना, जिससे भारत के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जाए। कृष्णों का कहना शुरू से है कि अगर कोई ऐसा देश है जिसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते पूरी पृथ्वी पर, तो अमेरिका है। जिस तरीके से गल्फ को डिस्ट्रॉय किया गया, वियतनाम वॉर हुआ, लेकिन ये सरकार फिर भी मल्टीनेशनल्स को बुलाने के चक्कर में इन्होंने हमेशा एक प्रो अमेरिकन नीति अपनाई, जो कि बहुत से देशों के खिलाफ रही। लेकिन ये कहना अभी कि ये एक बात है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि शेख हसीना ने अपने देश में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को जिस तरीके से होना चाहिए नहीं होने दिया। 10 साल तक एक ऑपोजिशन की लीडर वहां पर जेल में रही। आपने जरूर कहा कि साहब बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन देश के अंदर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी चरम सीमा के ऊपर थी, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा के ऊपर थी। आप उसको हैंडल नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट आया और 21 जुलाई को जब उसने एक निर्णय दिया रिजर्वेशन के खिलाफ, वो बहुत देर हो चुकी थी तब तक। तो एक डिक्टेटरशिप का माहौल भी था। तो दोनों पक्ष हैं इसके अंदर, और मेरे ख्याल से सिंस आप भी एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स है, मैं भी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूं, तो इन भी एक तरीके से स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हैं, तो एक न्यूट्रल तरीके से सिचुएशन का एनालिसिस जरूरी है। एक तरफा अगर हम कहेंगे तो वो सही नहीं होगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि शेख हसीना को अगर इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि भारत उनको सैंक्टम सेंटोरम दे रहा है, उनको एग्जाइल में यहाँ रखेगा, उनके वापस जाने के रास्ते निकाले जाएंगे, तो शायद ये भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए अच्छा आगे ना हो। वेट एंड वॉच की पॉलिसी होनी चाहिए और इंटरिम गवर्नमेंट के साथ हमारी सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए। चलिए विवेक जी, मैं इसी पे सवाल तुहिन जी से पूछने वाली थी, आपने खुद ही ये बात कह दी। तुहिन सिन्हा, ये तो विपक्ष अब कह रहा है कि शेख हसीना का बहुत दिन तक भारत में रहना भारत के लिए मुश्किल बड़ा हो सकता है, भारत के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा आपको, जबकि उनके बेटे वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि उनकी मां सुरक्षित जगह पर है और अभी फिलहाल भारत में ही रहेंगी। नमस्ते अनामिका जी। देखिए, ये तो जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हमारे अजीत डोवल जी हैं और जो शीर्ष पदों पर जो गवर्नमेंट में है, वो तय करेंगे कि वो कितना दिन यहाँ रहेगी और उसके बाद वो कहाँ जाएंगी। लेकिन परसों मैं आपके चैनल पे था अर्नब जी के शो पर, और सलाहुद्दीन चौधरी जी ने, जिनको मैं एक बहुत ही साहसी पत्रकार मानता हूँ, उन्होंने कुछ बहुत गंभीर आरोप भारत के नेता प्रतिपक्ष पर लगाए थे। आज पिछले 48 घंटों में मैं भी कांग्रेस पार्टी से एक उत्तर मांग रहा हूं कि क्या राहुल गांधी वाकई लंदन में मिले थे
शेख हसीना इनके खालिदा जिया के पुत्र से, और यदि हाँ तो उस मीटिंग का एजेंडा क्या था? क्योंकि देखिए अब बहुत सारी चीजों को आपको जोड़कर देखना पड़ेगा। बहुत गंभीर आरोप उस दिन लगाया था सलाउद्दीन जी ने। अब बहुत सारी चीजों को आपको जोड़कर देखना होगा। पिछले 2 साल से अगर कोई व्यक्ति विश्व भर में घूम रहा है और यह कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, यहां तक कि एक यूएस ट्रिप में वो ये तक कहता है कि हमें आपकी जरूरत चाहिए एक बार दोबारा भारत में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, और यहां तक कि मार्च 31 में, इस वर्ष की बात कर रहा हूं, मार्च 31 में वो ये तक कहता है कि अगर भाजपा जीतती है तो देश में आग लग जाएगा। तो अब इन 3-4 चीजों को आपको जोड़कर देखना पड़ेगा। और स्थिति में केवल भारत के दृष्टिकोण से कह सकता हूं, देखिए शेख हसीना ने जो आरोप लगाए हैं यूएस पर, वो मेरा मैंडेट नहीं है कि मैं उस पर उत्तर दूं, लेकिन निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय डीप स्टेट एक बहुत बड़ा समस्या, एक बहुत बड़ी चुनौती बहुत सारे देशों के लिए, बहुत सारे लोकतंत्र को बन रही है। और यहां क्या कुछ राजनीतिक दल विपक्ष के डीप स्टेट को भारत में सहारा दे रही है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और मेरे ख्याल से इसकी जांच और विपक्ष को इसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है, विवेक जी आंसर करेंगे इस पर। मैं आ रही हूँ विवेक जी, लेकिन कर्नल सिंह से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ पहले। आ रही हूँ विवेक जी, आ रही हूँ सर, सबसे बात कर लूँ फिर मैं आपसे ही जवाब लूंगी जो तुहिन जी ने कहा है उसका। सर आपने सुना सलाउद्दीन जो कह रहे हैं कि वहां पर जो स्थितियां हैं और शेख हसीना फिलहाल वापस नहीं आ सकती हैं। तानाशाही की बात कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, कह रहे हैं भाई वहां तानाशाही पे उतारू हो गई थी इसलिए उन्हें जाना पड़ा सत्ता से। अमेरिका का तो सहारा ले रही है इन सब चीजों में बोलकर। 2 चीजें हमें क्लैरिटी के साथ देखनी जरूर चाहिए। अगर तानाशाही थी तो 15 साल से थी, आज ही क्यों? सलाउद्दीन साहब से मैं ज़रूर गुजारिश करूंगा, सोचें इस पर कि अगर उनकी इतनी ज़्यादा तानाशाही थी तो 5 तारीख के बाद का वायलेंस क्यों? आपका तो एम अचीव हो गया था, जिन लोगों को जो भी कुछ करना था। अब क्यों हो रही है? अब वो एक अलग तरीके का मोड़ क्यों ले रही है? क्यों वो एंटी हिंदू होती चली जा रही है? मैं हिंदूज को लेकर इंडिया को वरी करने के लिए नहीं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ये प्रूव करता है कि जिसको बोलते हैं ना, जैसा बोया वैसा ही कटेगा। क्या पुलिस ने कंट्रोल नहीं किया? आज पुलिस पिट रही है आप ही के देश में। आर्मी ने कहीं पर भी इंटरफेयर नहीं किया, मूक दर्शक बनी रही। आज आप देख रहे हैं आपकी पोस्ट अटैक हो रही हैं। बीडीआर राइफल्स की जो बॉर्डर की पोस्ट हैं वो बीडीआर वाले छोड़ के चले गए हैं। कंट्रोल ही नहीं बचा है। अब सिर्फ जो बचा हुआ है वो ये है कि बीएसएफ हमारी तरफ नहीं आने दे रही है। आपने पॉलिटिशियंस की बात करी, कितने पॉलिटिशियंस आपने अरेस्ट कर लिए। ये वही पॉलिटिशियन है अवामी लीग के जिन्होंने शायद समय पर वो काम नहीं किया जो उनको अपने लीडर के लिए करना चाहिए था। जुडिशरी क्यों अटैक हो रही है? क्योंकि जुडिशरी को जो काम करना चाहिए था आज वो खुद ही देख रही है कि जिसके ऊपर आप चुप बैठे रहे, आपने जो डिसीजंस थे उनको रोका नहीं। अगर मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई अगर लोगों में एक तरीके का आंदोलन की या प्रोटेस्ट की चीज थी, आप रोक सकते थे। सुप्रीम कोर्ट रोक सकती थी, उसको पेंड कर सकती थी, रिकंसिडर कर सकती थी। आज आप देख रहे हैं आप ही की सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस को उनका रेजिग्नेशन मांगा और उनको देना पड़ा। सो ओवरऑल एक बांग्लादेश में सिचुएशन वो बनती चली जा रही है। ठीक है, आईएसआई ने उसको भड़का लिया, उसको आउट ऑफ कंट्रोल कर लिया, चाइना ने फंड कर लिया, यूएसए ने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व कर लिया। बट अबव ऑल मैं कहता हूं बांग्लादेश, आप भी अपने आप को पढ़ना भूल गए। आप अपने देश के अंदर अपनी ही राजनीति को सैबोटाज कर बैठे दूसरों के कहने में। आपका जो आंदोलन था ये छात्र आंदोलन था ही नहीं, क्योंकि जब रिजर्वेशन रुक गया, जब शेख हसीना चली गई, जब चीफ जस्टिस का रेजिग्नेशन मिल गया, अब किस बात की प्रोटेस्ट?